नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज की कहानी है मोहन राकेश द्वारा रचित उसकी रोटी। बालों को पता था कि अभी बस के आने में बहुत देर है, फिर भी पल्ले से पसीना पहुंचते हुए उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ जाती थी। नकोदार रोड के उस हिस्से में आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था। वहां की जमीन भी बंजर और उबड़ खाबड़ थी। खेत वहां से 30-40 गज के फासले से शुरू होते थे और खेतों में भी उन दिनों कुछ नहीं था। फसल कटने के बाद सिर्फ जमीन की गुड़ाई ही की गई थी, इसलिए चारों तरफ बस मटियालपन ही नजर आता था। गर्मी से पिघली हुई नकोदर रोड का हल्का सुरमई रंग ही उस मटियालेपन से जरा अलग था। जहां बालों खड़ी थी वहां से थोड़े फासले पर एक लकड़ी का खोखा था। उसमें पानी के 2 बड़े बड़े मटकों के पास बैठा एक अधेड़ सा व्यक्ति ऊँघ रहा था। ऊँघ में वह आगे को गिरने को होता तो सहसा झटका खाकर संभल जाता, फिर आसपास के वातावरण पर उदासी सी नजर डालकर और अंगोछे से गले का पसीना पोंछकर वैसे ही ऊँघने लगता। एक तरफ 2.5-3 फुट में खोखे की छाया फैली थी और एक भिखमंगा जिसकी दाढ़ी काफी बड़ी हुई थी खोखे से टेक लगाए ललचाई आंखों से बालों के हाथों की तरफ देख रहा था। उसके पास ही एक कुत्ता दुबक कर बैठा था और उसकी नजर भी बालों के हाथों की ही तरफ थी। बालों ने हाथ की रोटी को मैले आंचल में लपेट रखा था। वह उसे बद नजर से बचाए रखना चाहती थी। रोटी वह अपने पति सुच्चा सिंह ड्राइवर के लिए लाई थी, मगर देर हो जाने से सुच्चा सिंह की बस निकल गई थी और अब इस इंतजार में खड़ी थी कि बस नकोदर से होकर लौट आए तो वह उसे रोटी दे दे। वह जानती थी कि उसके वक्त पर ना पहुंचने से सुच्चा सिंह को बहुत गुस्सा आया होगा। वैसे ही उसकी बस जलंधर से चलकर 2 बजे वहां आती थी और उसे नकोदर पहुंचकर रोटी खाने में 3-3:30 बज जाते थे। वह उसकी रात की रोटी भी उसके साथ ही दे देती थी, जो वह आखिरी फेरे में नकोदर पहुंचकर खाता था। 7 दिन में 6 दिन सुच्चा सिंह की ड्यूटी रहती थी और 6 दिन यही सिलसिला चलता था। बालो 1-1:15 बजे रोटी लेकर गांव से चलती थी और धूप में आधा कोस तय करके 2 बजे से पहले सड़क के किनारे पहुंच जाती थी। अगर कभी उसे 2-4 मिनट की देर हो जाती तो सुच्चा सिंह किसी न किसी बहाने बस को वहां रोके रखता, मगर उसके आते ही उसे डांटने लगता कि वह सरकारी नौकर है, उसके बाप का नौकर नहीं है जो उसके इंतजार में बस खड़ी रखा करे। वह चुपचाप उसकी डांट सुन लेती और उसे रोटी दे देती, मगर आज वह 2-4 मिनट की नहीं 2-2.5 घंटे देर से आई थी, यह जानते हुए भी कि उस समय वहां पहुंचने का कोई मतलब नहीं है। वह अपनी बेचैनी में घर से चल दी थी। उसे जैसे लग रहा था कि वह जितना वक्त सड़क के किनारे इंतजार करने में बिताएगी, सुच्चा सिंह की नाराजगी उतनी ही कम हो जाएगी। यह तो निश्चित ही था कि सुच्चा सिंह ने दिन की रोटी नकोदर के किसी तंदूर में खा ली होगी, मगर उसे रात की रोटी देना जरूरी था और साथ ही वह सारी बात बताना भी चाहती थी कि जिसकी वजह से उसे देर हुई। वह पूरी घटना को मन ही मन दोहरा रही थी और सोच रही थी कि सुच्चा सिंह से बात किसी तरह से कही जाए, उसे सब कुछ पता भी चल जाएगा और वह खामखा तैश में भी ना आए। वह जानती थी कि सुच्चा सिंह का गुस्सा बहुत खराब है और साथ ही यह भी कि जंगी से उल्टा सीधा कुछ कहा जाए तो वह बगैर गड़ासे के बात नहीं करता। जंगी के बारे में बहुत सी बातें सुनी जाती थी। पिछले साल वह साथ के गांव की एक मेहरी को भगाकर ले गया था और ना जाने कहां ले जाकर बेच आया था। फिर नकोदर के पंडित जीवाराम के साथ उसका झगड़ा हुआ तो उसने कत्ल करवा दिया। गांव के लोग उससे दूर दूर रहते थे, मगर उससे बिगाड़े नहीं रखते थे। मगर उस आदमी की लाख बुराइयां सुनकर भी उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है कि 14 साल की जिंदा को अकेली देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करे। वह यूं भी जिंदा से तिगनी उम्र का था और अभी साल भर पहले तक उसे बेटी बेटी कहकर बुलाया करता था, मगर आज उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने खेत में से आती जिंदा का हाथ पकड़ लिया। उसने जिंदा की नंदी के यहाँ से उपले मांग लाने के भेजा था। इनका घर खेतों के एक सिरे पर था और गांव के बाकी घर दूसरे सिरे पर थे। वह आटा गूंथकर इंतजार कर रही थी कि जिंदा उपले लेकर आए तो वह जल्दी से रोटियां सेक ले, जिससे बस के वक्त से पहले सड़क पर पहुंच जाए। मगर जिंदा आई तो उसके हाथ खाली थे और उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा था। जब तक जिंदा नहीं आई थी उसे उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसे देखते ही उसका दिल एक अज्ञात आशंका से कांप गया। क्या हुआ जिंदा, ऐसे क्यों हो रही हो? उसने ध्यान से उसे देखते हुए पूछा। जिंदा चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई और बाहों में सिर डालकर रोने लगी।
खसमानू खानी बताएगी भी क्या बात हुई? जिंदा कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसके रोने की आवाज तेज हो गई। किसी ने कुछ कहा है तुझसे? उसने अब उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। तू मुझे उपले उपले लेने मत भेज। जिंदा रोते हुए बीच में उखड़ी उखड़ी आवाज में बोली, मैं आज घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मुआ जंगी मुझे से कहता था और गला रूंध जाने के बाद आगे कुछ ना कह सकी। क्या कहता था जंगी? बता मुझे। वह जैसे एक बोझ के नीचे दबकर बोली, खसमाना खानी, अब बोलती क्यों नहीं? वह कहता था। जिंदा सिसकती रही। चल जिंदा, अंदर चलकर शरबत पी ले, आज तू बहुत सोहनी लग रही है। मुआ कमजात। और वह सहसा उबल पड़ी। मुए को अपनी माँ नहीं सोहनी लगती? मुए की नजर में कीड़े पड़े निपूते। तेरे घर में लड़की होती तो इससे बड़ी होती, तेरे दीदे फटे। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा चाचा मुझे प्यास नहीं है। जिंदा कुछ समझने लगी। फिर कहने लगा, प्यास नहीं है तो एक घूंट पी ले, चाचा का शरबत पिएगी तो याद करेगी। और मेरी बाह पकड़कर खींचने लगा। हाय रे मौत मरे, तेरा कुछ ना रहे, तेरे घर में आग लगे, आने दे सुच्चा सिंह को, मैं तेरी बोटी बोटी ना नुचवाऊं तो कहना जल मरे। तू सोया है तो सोया ही जा। हाँ फिर? मैं बाँह छुड़ाने लगी तो मुझे मिठाई का लालच देने लगा। मेरे हाथ से उपले वहीं गिर गए। मैंने उन्हें वैसे ही पड़े रहने दिया और बाँह छुड़ाकर भाग गई। उसने ध्यान से जिंदा को सिर से पैर तक देखा और फिर अपना सिर सटा लिया। और तो कुछ नहीं कहा ना उसने। जब मैं थोड़ी दूर निकल आई तो पीछे से ही करके बोला, बेटी तू तो बुरा मान गई, अपने उपले तो उठाकर ले जा, मैं तो तेरे साथ हंसी कर रहा था, तू इतना भी नहीं समझती। चला इधर, नहीं आती तो मैं आज तेरे घर आकर तेरी बहन से शिकायत करूंगा कि जिंदा बहुत गुस्ताख हो गई है, कहाँ नहीं मानती। मगर मैंने उसे ना जवाब दिया, ना मुड़कर देखा उसकी तरफ, सीधी घर चली आई। अच्छा किया तूने, मैं मुंह की हड्डी पसली एक कराकर छोड़ूंगी। तू आने दे सुच्चा सिंह को, मैं अभी जाकर उससे बात करूंगी। इसे यह नहीं पता कि जिंदा सुच्चा सिंह ड्राइवर की साली है, जरा सोच समझ कर हाथ लगाओ। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, वहां तुझे किसी और ने तो नहीं देखा? नहीं, खेतों के इस तरफ आम के पेड़ के नीचे राधू चाचा बैठा था। उसने देखकर पूछा कि बेटी इस वक्त धूप में कहाँ से आ रही हो? तो मैंने कहा बहन के पेट में दर्द था, हकीम जी से चूरन लाने गई थी। अच्छा किया, मुआ जंगी तो शोधा है, उसके साथ अपना नाम जुड़ जाए तो अपनी ही इज्जत जाएगी। उस सिर जले का क्या जाना है, लोगों को तो करने के लिए बात चाहिए। उसके बाद उपले लाकर खाना बनाने में उसे काफी देर हो गई। जिस वक्त उसने कटोरे में आलू की तरकारी और आम का अचार रखकर उसे रोटियों के साथ खद्दर के टुकड़े में लपेटा, उसे पता था कि 2 कप के बज चुके हैं और वह दोपहर की रोटी सुच्चा सिंह को नहीं पहुंचा सकती। इसलिए वह रोटी रखकर इधर उधर के काम करने लगी। मगर जब बिल्कुल खाली हो गई तो उससे यह नहीं हुआ कि बस के अंदाजे से घर से चले। मुश्किल से 3:30-4 ही बजे थे कि वह चलने को तैयार हो गई। बहन तू कब तक आएगी? जिंदा ने पूछा। दिन ढलने से पहले ही आ जाऊंगी। जल्दी आ जाना, मुझे अकेले डर लगेगा। अरे डरने की क्या बात है, वह दिखावटी साहस के साथ बोली। किसकी हिम्मत है जो तेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके? सुच्चा सिंह को पता लगेगा तो वह उसे कच्चा ही चबा जाएगा। वैसे मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, सांझ से पहले ही घर पहुंच जाऊंगी। तू ऐसा करना कि अंदर से सांकल लगा लेना, समझी? कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले नाम पूछ लेना। फिर उसने जरा धीमे स्वर में कहा, और अगर जंगी आ जाए और मेरे लिए पूछे कि कहाँ गई है तो कहना कि सुच्चा सिंह को बुलाने गई है, समझी? पर नहीं, तो उससे कुछ नहीं कहना, अंदर से जवाब ही नहीं देना, समझी? वह दहलीज के पास पहुंची तो जिंदा ने पीछे से कहा, बहन मेरा दिल धड़क रहा है। अरे तू पागल हो गई है क्या? उसने प्यार से झिड़क दिया। 7 गांव हैं, फिर डर किस बात का? और तू आप ही मुटियार है, इस तरह घबराती क्यों है? मगर जिंदा को दिलासा देकर भी अपनी तसल्ली नहीं हुई। सड़क के किनारे पहुंचने के वक्त से ही वह चाह रही थी कि किसी तरह बस जल्दी से आ जाए, जिससे वह रोटी देकर झटपट जिंदा के पास पहुंच जाए। वीरा 2 बजे वाली बस को गए कितनी देर हुई है? उसने भिखमंगे से पूछा, जिसकी आंखें अब भी उसकी हाथ की रोटी पर लगी हुई थी। धूप की चुभन अभी कम नहीं हुई थी, हालांकि खोखे की छाया अब पहले से काफी लंबी हो गई थी। कुत्ता प्याऊ के तख्ते के नीचे पानी मुंह लगाकर अब आसपास चक्कर काट रहा था। पता नहीं बैणा, भिखमंगे ने कहा, कई बसें आती हैं कई जाती हैं, कौन घड़ी का हिसाब है? बालो चुप हो गई। एक बस अभी थोड़ी ही देर पहले नकोदर की तरफ गई थी। उसे लग रहा था धूप के फैलाव के दोनों तरफ 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। बसें एक दुनिया से आती हैं और दूसरी दुनिया की तरफ चली जाती हैं। कैसी होगी वे दुनियाएं, जहां बड़े बड़े बाजार, दुकानें और जहां एक ड्राइवर की आमदनी का 3/4 हिस्सा हर महीने खर्च हो जाता है।
देवी अक्सर कहा करता था कि सुच्चा सिंह ने नकोदर में एक रखेल रख रखी है। उसका कितना मन होता था कि वह एक बार उस औरत को देखे। उसने एक बार सुच्चा सिंह से कहा भी था कि उसे नकोदर दिखा दे, पर सुच्चा सिंह ने डांट कर जवाब दिया था कि क्या तेरे वे पर निकल रहे हैं, घर में चैन नहीं पड़ता। सुच्चा सिंह वह मर्द नहीं है कि औरत की बाह पकड़कर उसे सड़क पर घुमाता फिरे। घूमने का ऐसा ही शौक है तो दूसरा खत्म कर ले, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। उस दिन के बाद यह बात जबान पर भी नहीं लाई थी। सुच्चा सिंह कैसा भी हो, अब तो उसके लिए वही सब कुछ था। वह उसे गालियां दे लेता था, मार पीटता था, फिर भी उससे इतना प्यार तो करता था कि हर महीने तनख्वाह मिलने पर उसे 20 रुपए दे जाता था। लाख बुरी कहकर भी वह उसे अपनी घरवाली तो समझता था। जबान का कड़वा भले ही हो, पर सुच्चा सिंह दिल का बुरा हरगिज नहीं था। वह उसके जिंदा को घर में रख लेने पर अक्सर कूड़ा करता था, मगर पिछले महीने खुद ही जिंदा के लिए कांच की चूड़ियां और 2.5 गज मलमल लाकर दे गया था। एक बस धूल उड़ाती आकाश के उस छोर से इस तरफ की ओर आ रही थी। बालों ने दूर से ही पहचान लिया कि वह सुच्चा सिंह की बस नहीं है। फिर भी बस जब तक पास नहीं आ गई, वह उत्सुक आंखों से उस तरफ देखती रही। बस प्याऊ के सामने आकर रुकी। एक आदमी प्याज और शलगम का गट्ठर लिए बस से उतरा। फिर कंडक्टर ने जोर से दरवाजा बंद किया और बस आगे चल दी। जो आदमी बस से उतरा था उसने प्याऊ के पास जाकर प्याऊ वाले को जगाया और चुल्लू से 2 लोटे पानी पीकर मूछें साफ करता हुआ अपना गट्ठर के पास लौट आया। वीरा, नकोदर से अगली बस कितनी देर में आएगी? बालों ने 2 कदम आगे जाकर उस आदमी से पूछा। अरे घंटे घंटे के बाद बस चलती है माई, वह बोला। तुझे कहाँ जाना है? जाना नहीं है वीरा, बस का इंतजार करना है। सुच्चा सिंह ड्राइवर मेरा घरवाला है, उसे रोटी देनी है। ओ सुच्चा सिंह, उस आदमी के होठों पर खास तरह की मुस्कुराहट आ गई। तू उसे जानता है? अरे उसे नकोदर में कौन नहीं जानता। बालों को उसके कहने का ढंग अच्छा नहीं लगा इसलिए वह चिप हो गई। सुच्चा सिंह के बारे में जो बातें वह खुद जानती थी उन्हें दूसरों के मुंह से सुनना पसंद नहीं था। उसे समझ नहीं आता था कि दूसरों को क्या हक है कि वे उसके आदमी के बारे में इस तरह बात करें। सुच्चा सिंह शायद अगली बस लेकर आएगा, वह आदमी बोला। हाँ, इसके बाद तो उसी की बस आएगी। बड़ा जालिम है जो तुझसे इस तरह इंतजार कराता है। चल वीरा, अपने रास्ते चल, बालो चिढ़कर बोली। वह क्यों इंतजार कराएगा? मुझे ही रोटी लाने में देर हो गई थी जिससे बस निकल गई। वह बेचारा सवेरे से भूखा बैठा होगा। अरे भूखा कौन? सुच्चा सिंह। वह व्यक्ति दांत निकालकर हंस दिया। बालों ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। या साई सच्चे कहकर उस आदमी ने अपना गट्ठर सिर उठा लिया और खेतों की पगडंडी पर चल दिया। बालों की दाई टांग सो गई। उसने भार उठाकर दूसरी टांग पर बदलते हुए एक लंबी सांस ली और दूर तक के वीराने को देखने लगी। ना जाने कितनी देर बाद आकाश के उसी कोने से उसे दूसरी बस अपनी तरफ आती नजर आई। तब तक खड़े खड़े उसके पैरों की एड़ियां दुखने लगी। बस को देखकर वह पोटली का कपड़ा ठीक करने लगी। उसे अफसोस हो रहा था कि वह रोटियां कुछ और देर से बनाकर क्यों नहीं लाई, जिससे वे रात तक कुछ और ताजा रहती। सुच्चा सिंह को कढ़ा प्रसाद का इतना शौक है कि उसे क्यों नहीं ध्यान आया कि आज थोड़ा कढ़ा प्रसाद ही बनाकर ले आए। खैर, कल गुरपर्व है, वह कल जरूर कढ़ा प्रसाद बनाकर लाएगी। पीछे गर्द की लंबी लकीर छोड़ती हुई बस पास आती जा रही थी। बालों ने 20 गज दूर से ही सुच्चा सिंह का चेहरा देखकर समझ लिया कि वह उससे नाराज है। उसे देखकर सुच्चा सिंह की भवें तन गई और निचले होठ का कोना दांतों में चला गया। बालों ने धड़कते दिल से रोटी वाला हाथ ऊपर उठा लिया, मगर बस उसके पास न रुककर प्याऊ से जरा आगे रुकी। 2-1 लोग वहां बस से उतरने वाले थे। कंडक्टर बस की छत पर जाकर एक आदमी की साइकिल नीचे उतारने लगा। बालों तेजी से चलकर ड्राइवर की सीट के बराबर पहुंच गई। सुच्चा सिंह, उसने हाथ ऊंचा उठाकर रोटी अंदर पहुंचाने की चेष्टा करते हुए कहा। रोटी ले ले, हट जा। सुच्चा सिंह ने उसका हाथ झटककर पीछे हटा दिया। सुच्चा सिंह, 1 मिनट नीचे उतरकर मेरी बात सुन ले। आज एक खास वजह हो गई थी, नहीं तो मैं बक नहीं। हट जा यहाँ से। सुच्चा सिंह ने कंडक्टर से पूछा कि वहां का सारा सामान उतर गया है या नहीं। बस एक पेटी बाकी है, उतार रहा हूँ, कंडक्टर ने छत से आवाज दी। सुच्चा सिंह, मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ। बालों ने मिन्नत के लहजे में कहा। तू नीचे उतरकर मेरी बात तो सुन ले। उतर गई पेटी? सुच्चा सिंह ने कंडक्टर से पूछा। हाँ चलो। पीछे से कंडक्टर की आवाज आई। सुच्चा सिंह, तू मुझ पर नाराज है, रोटी तो रख ले। तू मंगलवार को घर आएगा तो मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। बालों ने हाथ और ऊंचा उठा दिया। मंगलवार को घर आएगा तेरा? और एक मोटी सी गाली देकर सुच्चा सिंह ने बस स्टार्ट कर दी। दिन ढलने के साथ साथ आकाश का रंग बदलने लगा था। बीच बीच में कोई एक आध पक्षी उड़ता हुआ आकाश को पार कर जाता था। खेतों में कहीं कहीं रंगीन पगड़ियां दिखाई देने लगी थी। बालू ने प्याऊ से पानी पिया और आंखों पर छींटे मारकर आंचल से मुंह पहुंच लिया। फिर प्याऊ से कुछ फासले पर जाकर खड़ी हो गई।
वह जानती थी अब सुच्चा सिंह की बस जालंधर से 8-9 बजे तक वापस आएगी। क्या तब तक उसे इंतजार करना चाहिए? सुच्चा सिंह को इतना तो करना चाहिए था कि उतरकर उसकी बात सुन लेता। उधर घर में जिंदा अकेली डर रही होगी। मुआ जंगी पीछे किसी बहाने से आ गया तो सुच्चा सिंह रोटी ले लेता तो वह आधे घंटे में घर पहुंच जाती। अब रोटी तो वह बाहर कहीं ना कहीं खा ही लेगा, मगर उसके गुस्से का क्या होगा? सुच्चा सिंह का गुस्सा बेजा भी नहीं है। उसका मेहनती शरीर है तो उसे कसकर भूख लगती है। वह थोड़ी और मिन्नत करती तो जरूर मान जाता, पर अब प्याऊ वाला प्याऊ बंद कर रहा था। भिकमंगा भी न जाने कब का उठकर चला गया था। हाँ, कुत्ता अब भी वहां आसपास घूम रहा था। धूप ढल रही थी कि आकाश में उड़ते चिड़ियों का झुंड सुनहरे लग रहे थे। बालों को सड़क के पार तक फैली अपनी छाया बहुत अजीब लग रही थी। पास के किसी खेत में कोई गबरू जवान खुले गले से माहिया गा रहा था। माहिया की वह लय बालों के रग रग में बसी हुई थी। बचपन की गर्मियों की शाम को वह और बच्चों के साथ मिलकर रहट के पानी की धार के नीचे नाच नाच कर नहाया करती थी। तब यह माहिया की लय इसी तरह हवा में समाई रहती थी। सांझ के झुटपटे के साथ उस लय का खास संबंध था। फिर ज्यों ज्यों वह बड़ी होती गई, जिंदगी के साथ साथ उस लय का संबंध और गहरा होता गया। उसके गांव का युवक लाली था जो बड़ी लोच के साथ माहिया गाया करता था। उसने कितनी बार उसे गांव के बाहर पीपल के नीचे कान पर हाथ रखकर गाते सुना था। पुष्पा और पारो के साथ वह देर देर तक उस पीपल के पास खड़ी रहती। फिर एक दिन आया जब उसकी माँ कहने लगी कि वह अब बड़ी हो गई है, उसे इस तरह देर तक पीपल के पास खड़े नहीं रहना चाहिए। उन्हीं दिनों उसकी सगाई की भी चर्चा होने लगी। जिस दिन सुच्चा सिंह के साथ उसकी सगाई हुई, उस दिन पारो आधी रात तक ढोलक पर गीत गाती रही। गाते गाते पारो का गला रह गया, फिर भी ढोलक छोड़ने से के बाद उसे बाहों में लिए हुए ही गाती रही थी। वह नहीं जानती थी कि उसका वर कौन है, कैसा है। उसका मन कहता था कि उसके वर की सकल सूरत ठीक वैसी ही होगी जैसे गीत की कड़ियां सुनकर सामने आती थी। और सुहाग रात को जब सुच्चा सिंह ने उसके चेहरे से घंघट हटाया तो उसे देखकर लगा कि वह सचमुच बिल्कुल वैसा ही है जैसे कान्हा कन्हैया पार पा गई। सुच्चा सिंह ने उसकी थोड़ी ऊंची की, ना जाने कितनी लहरें उसके सिर से उठकर पैरों के नाखूनों में जा समाई। उसे लगा कि जिंदगी ना जाने ऐसे कितनी सिरहनों से भरी होगी जिन्हें वह रोज रोज महसूस करेगी और अपनी याद में संजोकर रखती जाएगी। अरे तू तो हीरे की कणी है रे, हीरे की कणी, सुच्चा सिंह ने उसे बाहों में भरकर कहा था। उसका मन हुआ कही कि यह हीरे की कड़ी तेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, मगर वह शर्माकर चुप रह गई। माई, अंधेरा हो रहा है, अब घर जा, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? प्याऊ वाले ने चलते हुए उसके पास रुककर कहा। वीरा, यह बस 8-9 बजे तक जालंधर से लौटकर आ जाएगी ना? बालों ने दयनीय भाव से उससे पूछ लिया। क्या पता कब आए, तू उतनी देर यहाँ खड़ी रहेगी? वीरा, उसको रोटी जो देनी है। उसे रोटी लेनी होती तो लेना लेता हो, उसका तो दिमाग ही आसमान पर चढ़ा रहता है। वीरा, मर्द कभी नाराज हो ही जाता है, इसमें क्या ऐसी बात है? अच्छा खड़ी रहे, तेरी मर्जी, बस 9 बजे से पहले क्या आएगी? चल, जब भी आए। प्याऊ वाले से बात करके वह निश्चय खुद ब खुद हो गया जो वह अब तक नहीं कर पाई थी कि उसे बस के जालंधर से लौटने तक वही खड़ा रहना चाहिए या नहीं। जिंदा थोड़ा डरेगी, इतना ही तो ना कि जंगी की अब दोबारा उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ सकती। आखिर गांव की पंचायत भी तो कोई चीज है। दूसरे की बहन बेटी पर बुरी नजर रखना मामूली बात है। सुच्चा सिंह को पता चल जाए तो वह उसे केशों से पकड़कर सारे गांव में घसीट देगा, मगर सुच्चा सिंह को यह बात ना बताना ही शायद बेहतर होगा। क्या पता इतनी सी बात में से दोनों में सिर फुटल हो जाए। सुच्चा सिंह पहले ही घर के झंझटों से घबराता है, उसे और झंझट में डालना सही नहीं। अच्छा हुआ जो उस वक्त सुच्चा सिंह से बात नहीं हो सकी। वह तो अभी कह रहा था कि मंगलवार को घर नहीं आएगा। अगर वह सचमुच ना आया तो, और अगर उसने गुस्से में होकर घर आना ही बिल्कुल छोड़ दिया तो? नहीं, वह उसे कभी परेशान करने वाली बात नहीं बताएगी। सुच्चा सिंह खुश रहे, घर की परेशानियां वह खुद संभाल सकती है। वह जरा सा सिहर गई। गांव का लोटू सिंह अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया था। उसके पीछे वह टुकड़े टुकड़े को तरस गई थी। अंत में उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पानी में से फूलकर उसकी देह कितनी भयानक हो गई थी। उसे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह जाकर प्याऊ के तख्ते पर बैठ गई। अंधेरा होने के साथ साथ खेतों की हलचल फिर शांत होती जा रही थी। माहिया के गीत का स्थान अब झिंगरों के संगीत ने ले लिया था। एक बस जालंधर की तरफ से और नकोदर की तरफ से आकर निकल गई। सुच्चा सिंह जालंधर से आखिरी बस लेकर आता था। उसने पिछड़ी बस के ड्राइवर से पता कर लिया था कि अब जालंधर से एक ही बस आनी रहती है। अब जिस बस की बत्तियां दिखाई देंगी वह सुच्चा सिंह की ही बस होगी। थकान के मारे उसकी आंखें मूंदी जा रही थी। वह बार बार कोशिश से आंखें खोलकर उन्हें दूर के अंधेरे और
उन काली छायाओं पर केंद्रित करती जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जरा सी भी आवाज आती तो उसे लगता बस आ रही है। वह सतर्क हो जाती, मगर बत्तियों की रोशनी ना दिखाई देने से एक ठंडी सांस भर फिर से निढाल हो रही थी। दो एक बार मूंदी आंखों से जैसे बस की बत्तियां अपनी ओर आती देखकर वह चौंक गई, मगर बस नहीं आ रही थी। फिर उसे लगने लगा कि वह घर में है और कोई जोर जोर से घर के किवाड़ खटखटा रहा है। जिंदा अंदर सहमकर बैठी है, उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा है। रहट के बैल लगातार घूम रहे थे। उनकी घंटियों की ताल के साथ पीपल के नीचे बैठा एक युवक कान पर हाथ रखे माहिया गा रहा है। जोर की धूल उड़ रही है जो धरती और आकाश की हर चीज को ढके ले रही है। वह अपनी रोटी वाली पोटली को संभालने की कोशिश कर रही है, मगर वह उसके हाथ से निकलती जा रही है। प्याऊ पर सूखे मटके रखे हैं जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं। वह बार बार लोटा मटके में डालती है और उसे खाली पीकर निराश हो जाती है। उसके पैरों में विवाइयां फट रही हैं। एक हाथ की उंगली से उन पर तेल लगा रही है, मगर लगाते लगाते तेल सूखता जाता है। जिंदा अपने खुले बाल घुटनों पर डाले रो रही है। कह रही है, तू मुझे छोड़कर क्यों गई थी मुझे छोड़कर? मेरा परांदा कहाँ गया? मेरा परांदा किसने लिया? सहसा कंधे पर हाथ छूने से वह चौंक गई। सुच्चा सिंह, उसने जल्दी से आंखों में मल लिया। तू अब तक घर नहीं गई? सुच्चा सिंह तख्ते पर उसके पास ही बैठ गया। बस ठीक प्याऊ के सामने खड़ी थी। उस वक्त उसमें एक सवारी नहीं थी। कंडक्टर पीछे की सीट पर ऊँघ रहा था। मैंने सोचा रोटी देकर ही जाऊंगी, बैठे बैठे झपकी आ गई। तुझे आए बहुत देर तो नहीं हुई? नहीं, अभी बस खड़ी है, मैंने तुझे दूर से ही देख लिया था। तू इतनी पागल है कि तब से अब तक रोटी देने के लिए यहाँ बैठी है? क्या करती? तू जो कह गया था कि मैं घर नहीं आऊंगा। उसने पलक झपककर अपने उमड़ते आंसुओं को सुखा देने की चेष्टा की। अच्छा ला दे रोटी और घर जा। जिंदा वहां अकेली डर रही होगी। सुच्चा सिंह ने उसकी बाह थपथपा दी और उठ खड़ा हुआ। रोटी वाला कटोरा उससे लेकर सुच्चा सिंह उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए उसे बस के पास तक ले आया। फिर वह उचक्कर अपनी सीट पर बैठ गया। बस स्टार्ट करने लगा तो वह जैसे डरती डरती बोली, सुच्चा सिंह, तू मंगल को घर आएगा ना? हाँ आऊंगा। तुझे शहर से कुछ मंगवाना हो तो बता दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। बस घर घर आने लगी तो वह 2 कदम पीछे हट गई। सुच्चा सिंह ने अपनी दाढ़ी मुझ पर हाथ फेरा, एक डकार लिया और उसकी तरफ देखकर पूछा, तू उस वक्त कुछ बताना चाहती थी? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। मंगल को घर आएगा ही। अच्छा, अब जल्दी से घर जा, देर ना कर, 1 मील बाट है। सुच्चा सिंह, कल गुरु पर्व है, कल मैं तेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाकर लाऊंगी। अच्छा, बस जल्दी। बालों पहियों की धूल में गिराई। धूल साफ होने से उसने पल्ले से आंखें पोंछ ली और तब तक बस के पीछे लाल बत्ती देखती रही जब तक कि उसके आंखों से ओझल ना आए। तो यह कहानी थी उसकी रोटी, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश।